हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट यूपीएससी 1995 से लेकर 2025 तक के सारे सवालों को देखना था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला हमारा सवाल बोल रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। यूपीएससी 2020 का सवाल है, बायोचार इन फार्मिंग का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये बायोचार क्या होता है, कैसे बनता है, फिर इसका यूज़ क्या होता है। तो मैं कॉपी पे बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो देखो यार, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि ये बायोचार होता क्या है। तो बायोचार ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, इसका पूरा नाम होता है बायो चारकोल। ऐसे आप लोग याद कर लेना, बायो चारकोल यानी कि कोई तरह का कोयला है। अब बायो का मतलब क्या हो गया, तो बायो का मतलब ये हो गया, देखो सिंपल चीज़ होती है, एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पायरोलाइसिस। वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। पायरोलाइसिस बोलते हैं। अभी पायरोलाइसिस क्या होता है, सिंपल एक चीज़ होती है क्या, कि जो हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में जलाया जाता है। जब वो उस कंडीशन में जलता है ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में, तो फिर जो वेस्ट होता है ना, वो हमारा चारकोल बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो चारकोल या फिर बायोचार। तो पायरोलाइसिस क्या होता है, पायरोलाइसिस जो होता है ये ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट को बर्न किया जाता है। जब बर्न होता है तो वो हमारा बायोचार क्रिएट करता है। और अगर इसके बारे में आपको बताऊं, तो बायोचार एक स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म ऑफ चारकोल होती है। स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म ऑफ चारकोल होती है। अच्छी बात है। यानी कि बायोचार क्या है, तो बायोचार कुछ नहीं, बायोचारकोल है। यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जब ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में जलाओगे तो फिर जो कोयला बनेगा उसी को हम लोग बायोचार बोलेंगे। यानी कि ये अच्छा होगा क्योंकि ये बायो है। तो अच्छा होगा, तो अच्छा कैसे होगा, तो अच्छा ऐसे होगा कि इससे आप लोगों की सॉइल, जब हम लोग इसको सॉइल में डालेंगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी। सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी कि पानी को रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी, रिटेन करने की जो कैपेसिटी होगी, वो कैसी होगी, अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो एक चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्वेस्टर कार्बन फॉर सेंचुरी। अब ये क्या है, तो ये सिंपल एक चीज़ बोलता है क्या, कि ये कार्बन को सेंचुरीज तक अपने भीतर होल्ड करके रखता है, उसको इन्वायरमेंट में नहीं लूज़ करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं या फिर सिक्वेस्टर ऑफ कार्बन बोलते हैं। अगली बात क्या है, इसको हम लोग एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं, बायोचारकोल को एज अ टूल। किसके लिए, फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा हम लोग ऑप्शन देखें कि बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। ये भी सही है। व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात ठीक है। व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर, वाटर रिटेंशन आ गया फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये भी बात कैसी है, सही है। यानी कि हमारी तीन के तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, सही हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको कोई लगे तो उसको लिख लेना कॉपी पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि विद रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग। अब हमसे बोला गया कि पाम ऑयल से रिलेटेड कुछ बातें बोली गई, उसको हम लोगों को कंसीडर करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा है पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, यानी कि कॉस्मेटिक्स की बात चल रही है। और पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। अब इस सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको बाद में दूंगा। मेरे दिमाग में एक बात आई है जो शायद आपके दिमाग में भी आई हो। क्या, यूपीएससी ने 2014 में ऐसे दो सवाल पूछे थे, 2010 में एक सवाल पूछा था। 2014 में उसने शायद उसने मेज़ का सवाल पूछा था और नीम का सवाल पूछा था, जिसमें उसने बहुत सारी बातें बोली थी कि नीम को हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, एज अ डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, एज अ एंटी बायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है नीम में। सिमिलरली उसने मेज़ के साथ बोला था कि मेज़ जो होती है उसको हम लोग बायोडीजल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पर आपको 2010 में उसने शुगर केन के ऊपर बोला था कि शुगर केन का यूज़ हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसी वक्त मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी एक बात, क्या कि अब यूपीएससी जो है उसके सवालों का जो पैटर्न है वो चेंज होने लगा। अब वो जो क्रॉप है उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। किस तरह से पूछ रहे हैं कि एक उसने क्रॉप का नाम दे दिया, फिर उससे स्पेशली जो उसके स्पेसिफिक पॉइंट है वो हमसे पूछ रही थी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल उसने 2021 में रिपीट कर दिया। यानी कि कायदे में ये सवाल यूपीएससी 2021 का भी आया, ये 2014 में ऐसे दो सवाल आए थे और 2010 में भी ऐसे सवाल आए थे। यानी कि ये एक सवाल 4 बार आ चुका है, बस थीम चेंज थी। पहले पाम ऑयल पूछ लिया हमसे, फिर हमसे शुगर केन पूछ लिया, फिर हमसे नीम पूछ लिया, फिर हमसे मेज पूछ लिया। अब आगे क्या,
तो अब आगे हम लोगों को उन फसलों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो यूपीएससी के हमेशा ऑप्शन में रहती हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन है, फॉर एग्जांपल जूट है, फॉर एग्जांपल मेज़ है, फॉर एग्जांपल जो हमारे मिलेट्स होते हैं वो हो गए, फॉर एग्जांपल हमारा शुगर केन है। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमेशा यूपीएससी की हॉट लिस्ट में होती हैं। तो हम लोग इन फसलों की स्पेसिफिक इसको क्या बोलते हैं, जिनकी जो स्पेशलिटी है वो लोगों को हम लोगों को नहीं छोड़ना है। अब रही बात इस सवाल की, जरा इस सवाल को हम लोग फिर से देखते हैं कि पाम ऑयल नेटिव होता है साउथ ईस्ट एशिया का। तो पहली बात तो ये है, पाम ऑयल साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है ही नहीं। पाम ऑयल जो है वो हमारा अफ्रीका का नेटिव है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सॉरी ए गलत, सी गलत, डी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा हो गया, ऑटोमेटिकली सही, 2 और 3 हो गया। अब पाम ऑयल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, जो हम लोग, मैं इधर लिख दे रहा हूँ पाम ऑयल, मैं जो लिख रहा हूँ अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग भी साथ साथ लिख लेना। पाम ऑयल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये है वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल। वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला वेजिटेबल ऑयल यही है। अब कितना है, पहली बात तो ये है कि अब क्यों हुआ इतना यूज़, तो ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल यानी कि इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये हाई यील्ड ऑयल होता है, हाई यील्ड ऑयल होता है, जिसका यूज़ हम लोग, अगर वर्सेटाइल है तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग कुकिंग में करते हैं। इसका यूज़ हम लोग प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जो प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें करते हैं, और कॉस्मेटिक्स में करते हैं। कोई इसका एग्जांपल दे दो तो इसका एग्जांपल आप लोग इस बात से समझ लेना कि तकरीबन 50% जितने भी होती हैं ऑफ चॉकलेट्स, 50% ऑफ चॉकलेट्स या फिर जो कुकीज़ होती हैं, हमारी बिस्किट्स जो होते हैं या फिर आइसक्रीम होती हैं, उसमें हमारा पाम ऑयल का यूज़ होता है। एक मज़ेदार बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो वर्ल्ड के अगर टॉप 2 लीडिंग प्रोड्यूसर देखने हैं, टॉप 2 प्रोड्यूसर्स अगर देखने हैं तो वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। एक है हमारा इंडोनेशिया, दूसरा हमारा है मलेशिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाम ऑयल होता है। इंडिया भी यहाँ से इंपोर्ट करता है। लेकिन ये बात गलत हो गई कि पाम ऑयल जो है वो केवल साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है। नहीं, वो नेटिव कहाँ का है, तो वो नेटिव है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीका का। दूसरी बात हम लोग को एक और बात याद रखनी है क्या, अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये तो बच्चों वाले फैक्ट हो गए क्या, कि तकरीबन 8 मिलियन हेक्टेयर डिफॉरेस्टेशन हुआ था, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था, जिसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। किसके लिए, पाम ऑयल की ग्रोथ के लिए। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि जब इतना ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे गए तो ये थ्रेट था किसके लिए, ओरांगटोन के लिए, जो कि क्या होता है, एक मंकी की एक मंकी की क्या होती है, स्पीशीज़ होती है। ओरांगटोन हो गया, चिंपांजी हो गई, या फिर एप्स वगैरह की क्या होती है, वैरायटी होती है। गोरिल्ला हो गया। अब हम लोग को एक और बात इसमें याद रखनी क्या, जब ये इतने, अच्छा ये इंडिया में नहीं काटे गए, इंडोनेशिया वगैरह में काटे गए, ठीक है। हम लोग को एक और बात याद रखनी, जब ये थ्रेट हो गए तो इससे क्या हुआ, इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ काटे गए तो उससे पता क्या हुआ, उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कैसा हो गया, हाई हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा तकरीबन 8 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन थी उसको क्लियर किया गया फॉर द पर्पस ऑफ पाम ऑयल प्रोडक्शन। और ये पर्पस ये कहाँ पे क्लियर किया गया, तो इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होती है वहाँ पे क्लियर किया गया। इससे क्या हुआ, इससे जो ओरांगटन जैसी स्पीशीज़ होती है उसके लिए खतरे की बात थी, और ग्रीन हाउस गैस का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। अब हम लोग को याद रखनी है, अगर ये प्रॉब्लम थी तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, तो इसका सोल्यूशन ये हुआ कि एक राउंड टेबल सस्टेनेबल पाम ऑयल सर्टिफिकेशन शुरू किया गया। इसमें ये बोल दिया गया कि तकरीबन 20% ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल जितना भी होगा, 20% जितना भी ग्लोबल पाम ऑयल होगा वो कैसा होना चाहिए, वो डिफॉरेस्टेशन फ्री होना चाहिए, यानी कि वो पेड़ कटे वाला नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाई 2025 वो वहाँ से आना चाहिए जहाँ से हमारे पेड़ ना कटते, हमारी इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना हो। ये हम लोगों ने देख लिया। अब क्या और बात है, तो और बात ये है कि हम लोग अगर पाम ऑयल को और देखें ज़रा डिटेल में, क्यों देखें, क्योंकि पाम ऑयल हमारा अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो हम लोग को एक बात याद रखनी क्या, कि पाम ऑयल जो होते हैं वो हाई होते हैं सैचुरेटेड फैट में, हाई इन सैचुरेटेड फैट। अभी सैचुरेटेड फैट क्या होता है, तो एनिमल फैट, अभी आप इतना ही मान लो इसको, एनिमल फैट की तरह होता है, जो कि हम लोगों को एनिमल से या फिर डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। यानी कि इसमें सैचुरेटेड फैट तकरीबन 40 से 50% होता है। ये रिच होता है किसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स में, विटामिन ई में और विटामिन ए में। अगर विटामिन ए के मरीज़ हैं, अगर कोई विटामिन ए का डेफिशिएंट है तो उसे पाम ऑयल खाना चाहिए। दूसरी बात क्या है, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करता है। और कौन सा कम करता है, तो अगर स्पेसिफिकली आपसे बोल दूँ तो वो होता है हमारा रेड पाम ऑयल। रेड पाम ऑयल जो होता है वो विटामिन ई डेफिशिएंसी को कम करता है। और विटामिन ई किससे रिलेटेड होती है, तो विटामिन ई हमारी रिलेटेड होती है फर्टिलिटी से। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ये है कि पाम ऑयल के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्रूड पाम ऑयल,
क्रूड पाम ऑयल, एक हमारा होता है जिस एक मिनट कैमरे में आ रहा है, हाँ, एक हमारा होता है क्रूड पाम ऑयल, एक हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाम कर्नल ऑयल। क्रूड पाम ऑयल जो होता है ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम जो फ्रेशी फ्रूट पल्प से। अब ये फ्रेशी फ्रूट पल्प क्या होता है, अरे जो पूरे पके हुए फूल जो फल होते हैं उनसे। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ होता है कुकिंग में। जब आप इसकी बात करोगे तो इसका यूज़ हम लोग एडिबल पर्पसेस के लिए नहीं, एडिबल पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, इसलिए इसको हम लोग एडिबल खाने के लिए यूज़ नहीं करते। तो हम लोगों ने पाम ऑयल के बारे में देखा। ठीक है जी, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगर पाम ऑयल से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको और बातें बता दूंगा। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, अगला हमारा सवाल बोल रहा है अमंग फॉलोइंग विच वन इज़ लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। यानी कि हमसे बोल दिया गया कि इनमें से लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है। यूपीएससी 2011 का सवाल है, 2013 में क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। देखो यार, वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी होती है, वाटर एफिशिएंट क्रॉप वो होती है जितना पानी दे रहे हैं बदले में हमें उतना आउटपुट मिलना चाहिए। अगर लीस्ट है इसका मतलब क्या, कि हम लोग पानी को विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट जो है उसका रेशियो आउटपुट के रेशियो में कैसा है, बहुत पुअर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स बोलेंगे। तो यहाँ देखो पॉल मिलेट की बात हो गई, बेचारा वो तो अच्छा बच्चा है, बेचारा फर्स्ट वेंचर है, तो वो कैसे हो सकता है। पॉल मिलेट को हम लोग बाजरा बोलते हैं, पहले ही बता दूं आप लोगों को। बेचारा ये तो फ्रंट वेंचर है। पॉली मिलेट जैसे मिलेट जो होती है उनकी तो खासियत ही ये होती है कि कम पानी में भी हो जाती है, तो ये तो आंसर होने से रहा। सनफ्लावर जो होता है ये भी तकरीबन 600 से 100 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर के आसपास का पानी लेता है। ये भी बेचारा गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सनफ्लावर ये भी कम पानी लेता है, और रेड ग्राम जो होता है ये भी कम पानी लेता है। हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा पानी कौन लेता है, शुगर केन लेता है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यार, लीस्ट वाटर एफिशिएंट बोल लो, जो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, या तो आप इसको लीस्ट वाटर एफिशिएंट बोल दो, यूपीएससी क्या पता कल को हमसे नाम बदल के आ जाए, या फिर आप इसको वाटर इंटेंसिव बोल दो। आप कह दो वाटर इंटेंसिव भी हमको नाम पता था, कोई बात नहीं दोस्त, आप इसको लो वाटर एफिशिएंसी बोल दो, कह दो वो तो सवाल में ही लिखा था, कोई बात नहीं भाई। आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गजलिंग। अगर ये भी पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप लोग ऐड ऑन कर लेना। वाटर गजलिंग के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। अच्छा, अब अगला सवाल हमारा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरीगेशन। अब ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, तो देखो यार, पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रिप इरीगेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर इसके एडवांटेजेस को हम लोग देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इरिगेशन का मतलब तो आता ही होगा। अब इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि फसलों तक पानी पहुँचाना, बात खत्म। पहले प्रिमिटिव कल्चर होते, पहले प्रिमिटिव तरीके होते थे इरिगेशन से, कैसे बैलों की मदद से पानी को दिया जाता था, कुएँ जो कुएँ होते थे, जो वेल होते थे, उससे पानी को दिया जाता था। फिर हमारी मॉडर्न मेथड आई ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबवेल हो गया, कैनल हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि ये पानी का बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल वाटर टेबल कम जा रही थी, सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज हो रही थी। फिर एक नया तरीका आया जिसको हम लोग बोलते थे मॉडर्न फॉर्म ऑफ इरिगेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, माइक्रो इरिगेशन। जब हम लोग माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं तो माइक्रो इरिगेशन में बहुत सारे तरीके आते हैं। एक जो हमारे सवाल में लिखा वही ड्रिप इरिगेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक हमारा होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जैसा कि नाम बता रहा है, बूंद बाई बूंद, जैसे जो अस्पताल में ड्रिप चढ़ती है ना ग्लूकोज की, तो बूंद 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 करके गिरती है, वैसे ही ड्रिप इरिगेशन होता है। बूंद बूंद जो होती है वो टारगेटेड जो प्लांट की रूट्स होती है उसमें पहुंचाई जाती है। अगला हमारा होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। अब स्प्रिंकल क्या होता है, फव्वारे की तरह चलता है, जो कि वाइड एरिया को ऐसे फव्वारे की तरह चलता है। वाइड एरिया को हम लोग पार्क्स वगैरह में देखा है कि वाइड एरिया को क्या करता है, कवर करता है, स्कूलों में भी होता है। अगला हमारा आता है बबलर। बबलर इरिगेशन भी एक तरीका होता है। और अगला हमारा आता है माइक्रो जेट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रे जेट के नाम से। ये क्या होता है, कुछ नहीं, हाई इंटेंसिटी में एकदम पिचकारी की तरह पानी दिया जाता है टारगेटेड जगह में, जिससे पानी हमारा वेस्ट नहीं होता है, हमारा आउटपुट कैसा होता है, अच्छा होता है। हम लोग जिसके पढ़ने आए वो देख लें। देखो यार, ड्रिप इरीगेशन की बात करते हैं तो ड्रिप इरीगेशन का दूसरा नाम ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकल इरीगेशन। ट्रिकल इरीगेशन। अभी क्या होता है, तो ड्रिप इरीगेशन जैसा नाम बता रहा है, बूंद 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 करके हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड प्लांट की रूट्स को ही पानी देते हैं। अगर प्लांट की रूट्स को ही पानी देंगे, इधर उधर पानी देंगे नहीं, तो जो वीड्स होंगे, वीड क्या होते हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, जो अनचाहे प्लांट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो अगर और मिट्टी में पानी जाएगा नहीं, केवल जो हमारी काम की फसल है उसी को हम लोग पानी दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है, वीड्स की कैसी होगी ग्रोथ, कम होगी। वीड्स कैसे होंगे, कम होंगे। अब एक बात होता है, जब पानी हम लोग अंधाधुंध बहा नहीं रहे हैं, पानी उतना ही दे रहे हैं जितने की ज़रूरत है, वो भी रूट्स को दे रहे हैं, तो सॉइल इरोजन क्या होगा इससे, तो सॉइल इरोजन जो होगा वो भी हमारा कैसा होगा, होगा ही नहीं, बहुत कम होगा, या फिर नहीं होगा ही नहीं। अगली बात क्या है, जब हम लोग पानी उतना ही दे रहे हैं जितने की ज़रूरत है, पानी को वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है क्या होगा, हाई वाटर एफिशिएंसी। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर इस पानी में
हाई वाटर एफिशिएंसी। अगर इसी पानी में हम लोग दवाई को मिला दें, इसी पानी में हम लोग अगर दवाई को मिला लें तो उसको हम लोग दवाई यानी कि फर्टिलाइज़र को अगर मिला लें तो उसको पता क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिगेशन, यानी कि फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन। फर्टिगेशन हमारा इंक्रीज होगा। कैसे? देखो पानी तो डाल ही रहे बूंद बूंद, उसी में हमने पानी में क्या किया, दवाई घोल दी। अब पानी भी जा रहा है साथ में दवाई भी जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है, जो दवाई है वो भी हम लोग की ज़्यादा वेस्ट होगी नहीं, जितनी दवा उतनी ही जा रही जितनी जानी चाहिए, यानी कि क्या होगा, और अच्छी फसल होगी। अगर और अच्छी फसल होगी तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। कि हमने सारे तो इसके देख लिए। तो इसे किस नाम से जानते हैं, ट्रिकल इरिगेशन। वीड्स कम ग्रोथ होगी, सॉइल इरोजन कम होगा, हाई वाटर एफिशिएंसी होगा, फर्टिगेशन इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड होगा। अब जरा हम लोग सवाल को देखें तो सवाल हमारा क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन वीड्स। बिल्कुल सही बात है, पहला तो ठीक है, पहला ठीक है, या तो ऑप्शन हमारा ए होगा या सी होगा। डिक्रीज इन सॉइल इरोजन बिल्कुल सही बात है, तो तीसरा ही होगा। डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी होगा। देखो सैलिनिटी ऐसा चीज़ होता है जो कि ड्रिप इरीगेशन से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, सैलिनिटी ड्रिप इरीगेशन, जो ड्रिप इरीगेशन होता है उससे भी हो जाती है। तो यार आज की वीडियो बहुत लंबी बन रही है। आज की वीडियो में हम लोगों ने भले ही 4 सवाल किए, लेकिन 4 सवालों में हम लोगों को बहुत मज़ा आया। अगली वीडियो में यार हम लोग अगले सवालों को देखेंगे। आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कोई बात आपको अच्छी लगी हो, ख़राब लगी हो, हम लोग और कैसे बेहतर हो सकते हैं, मैं और कौन सी चीज़ों को वीडियो में इनकलकेट करूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और आपका कोई भी सजेशन हो कैसा भी हो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं सारी कमेंट्स देखता हूँ। तो यार अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।